चलेगा। ओके, तो ये हम सेकेंड डे एनएलपी का कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन देखा था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, माइंड की प्रोग्रामिंग, हम लैंग्वेज के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बिलीफ सिस्टम है, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर कैसे गवर्न करता है। तो फर्स्ट चीज मैं स्टार्ट करना चाह रही थी आज एक छोटा सा मेडिटेशन से, बट स्ट्रेंथ कम है तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमने 5 सेंसेस के बारे में उस दिन डिस्कस किया था, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। विजुअल जो हम देखते हैं, काइनेस्थेटिक जो हम फील करते हैं मूवमेंट, ऑडिटरी जो हम सुनते हैं, एंड जो स्मेल होता है, ऑयल फैक्ट्री भी कह सकते हैं, तो इसको हम डिनोट करेंगे VAKOG। और जो टेस्ट होता है वो जी से गस्टेटरी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 सेंसेस है, लेकिन हम जो इसको एनालाइज करेंगे, एक असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट मेरे पास इंग्लिश में है। अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगा सभी को, इसलिए ये असेसमेंट को मैं इग्नोर करके एक दूसरा असेसमेंट हम करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से क्लियरली पता चलता है कि आप कौन से पर्सनालिटी है, ऑडिटरी है, विजुअल्स है, काइनेस्थेटिक्स है, या फिर AD। यहाँ पे हम 4 कैटेगरी को लेते हैं, 5 सेंसेस है, लेकिन हम कैटेगरीज 4 चूज करते हैं, जो कि है विजुअल्स जो आपने देखा, विजुअल सेंस आपके ज्यादा एक्टिव है। ऑडिटरी, सुनते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो ऑडिटरी ज्यादा इफेक्टिव है। काइनेस्थेटिक आपको वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, ये ज्यादा। कैन यू प्लीज रिपीट, वी लॉस्ट यू इन बिटवीन। ओके, ठीक है। तो काइन सॉरी, वी से विजुअल्स, हम 4 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करेंगे हमारी पर्सनालिटी। विजुअल्स, किसका विजुअल सेंस ज्यादा डोमिनेंट है कंपेयर टू अदर्स। ये सारे हमारे अंदर में होते हैं, बट एक सेंस होता है जो बाकियों को डोमिनेट करता है, प्रोमिनेंट ज्यादा होता है, तो विजुअल्स। सेकेंड वन इज ऑडिटरी। ओके, तो आज भी थोड़ा टेक्निकल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑडिटरी, कि आप विजुअल से ज्यादा कुछ लिसनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या साउंड आपको ज्यादा इफेक्टिव लगता है या डिस्ट्रैक्ट करता है, या आपको सुनाई, क्लेरोवॉयंस जो हम कहते हैं कि दिखाई ज्यादा देता है या सुनाई अच्छे से देता है, या फीलिंग्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक्स विच इज फॉर फीलिंग्स, एंड फोर्थ वन इज AD विच इज कॉल्ड एज ऑडिटरी डिजिटल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑडिटरी डिजिटल वो होता है जो हमारे अंदर एक लॉजिकल माइंड होता है, कोई भी चीज का लॉजिक चाहिए होता है कि ये ऐसा क्यों, क्या सच में ऐसा, ये तो पॉसिबल नहीं है, या कुछ ना कुछ हमारे अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन एक क्रिटिक करता है, जिसे ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है मोस्टली हम सबके अंदर, क्योंकि सेल्फ टॉक्स हम बहुत करते हैं, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है। जो भी हम विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक्स, मतलब जो भी हम आंखों से, कानों से या फिर महसूस करते हैं सेंसेस से, वो सारा का क्रिटिक जो अंदर चलता है वो ऑडिटरी डिजिटल है। तो ऑडिटरी डिजिटल को हम बस कैलकुलेट करते हैं पर्सनालिटी, बट इसको ओवर ओवर पावर करने नहीं देते, इसको हम सबसे ऊपर नहीं रखते इवन इफ ये आ रहा है तो।
क्योंकि मेन सेंसेस हमारे जो है विजुअल्स, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स, इनको ही हम इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। तो एनएलपी में जो कि इन्फ्लुएंस के लिए भी होता है, कैसे हम अपने टॉक से किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, हमारे वर्ड से किसी से रैपो बिल्ड कर सके, या हमारा कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो कि सामने वाला हमको समझे एंड उसके तरफ से कम्युनिकेशन जो रिटर्न में आए उसका कोई मीनिंग हो। ओके, तो इसलिए हम अपने टॉक्स में, सपोज मुझे समझ में आता है कि युक्ति जी ऑडिटरी है, तो मैं उनसे जब कम्युनिकेट करूंगी कुछ, तो मैं इंटेंशनली अगर ऐसे वर्ड्स यूज करूंगी जो कि ऑडिटरी हो, तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी सब कॉन्शियसली, उनको पता नहीं चलेगा कि मैंने रेपो बिल्ड कर दिया। अजय जी अगर विजुअल्स है, तो मेरे टॉक्स में, मेरे कम्युनिकेशन में मैं ऐसे और विजुअल के वर्ड्स यूज करूंगी, लैंग्वेज, कि वो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। हमें अगर पता होता है कि कौन सा पर्सनालिटी आपका ज्यादा एक्टिव है, किस टाइप के पर्सनालिटी आप है, तो कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी बनता है जब मैं अगर कुछ कह रही हूँ और आपके तरफ से रिस्पॉन्स आए पॉजिटिव, मतलब आपने मेरी बात को समझी है। तो अगर मैं इस फैक्टर को ध्यान में रखती हूँ कि इस पर्सन से मुझे कम्युनिकेट करना है, तो ये ऑडिटरी है, विजुअल्स है या काइनेस्थेटिक्स है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं बात करूंगी मुझे पता चल जाए। बात करते ही जब ये पता चलेगा, तो मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ अपने वर्ड्स को। मुझे तो रैपो बिल्ड करना है, कोई एक पर्पस है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस सेल्स भी हो सकता है, पर्पस इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही हो सकता है, पर्पस कुछ और भी। बट रिलेशनशिप भी एक पर्पस हो सकता है कि रिलेशनशिप अच्छा हो। तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी, जैसे कि टॉपिक दो जिस पे आप लिखेंगे? I can write. राइट, ओके, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन अगर करना है तो मुझे लॉक करना पड़ेगा रूम, वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा, नहीं तो अचानक से कोई भी आएगा और फिर साउंड स्टार्ट हो जाए। मेडिटेशन हम फिर कल से स्टार्ट करते हैं। आज ये एक्टिविटी आप करिए। आपका, मैं 2 या 3 आपको टॉपिक देती हूँ और ये आप ग्रुप में टाइप करेंगे, ठीक है? मुझे इजी होगा चैट पढ़ने में और लोगों को भी पता चलेगा कि कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, ये एक है टॉपिक। आपको हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब करना है, ठीक है? फेवरेट आपका जो भी हॉलीडे स्पॉट होगा, या फिर ड्रीम में आपको कोई प्लेस में विजिट करने की इच्छा होगी, आप उसको टाइप कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए इन 4 to 5 सेंटेंसेस। ये ठीक है या किसी को अल्टरनेटिव कोई और ऑप्शन भी चाहिए टॉपिक के? अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगी। तो निधि जी, सोनल जी, वेलकम। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट मैं थोड़ा सा एक टॉपिक मैंने समझाया था वो फिर से रिपीट होगा। और दे दूं? लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्क्राइब कीजिए आपका फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी कर सकते हैं। 4 to 5 सेंटेंसेस में आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। अभी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती तो बीच में सबको म्यूट करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया? टॉपिक है माय फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, या आपको कोई ड्रीम प्लेस है जहाँ पे विजिट करना है उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं वहां से रीड करके बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा पर्सनालिटी आप है। अच्छा है, ज्यादा लोग नहीं है, जल्दी हो जाएगा।
2 मिनट्स काफी है? खाली डिस्क्रिप्शन चलेगा या और वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द प्लेस आल्सो? ओनली डिस्क्रिप्शन इन 4-5 लाइंस, राइट? डिस्क्रिप्शन चलेगा, अगर आपको प्लेस रिवील नहीं करना है, जिसको करना है कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चलेगा। थैंक यू। किसी का कोई डाउट है? अभी तक किसी का नहीं आया? वेट कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट और देख लेते हैं, फिर जितने 4-5 आएंगे उसको एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करूं? अजय जी का पहले आया, अजय जी से मैं स्टार्ट करती हूँ। होली इज माई फेवरेट फेस्टिवल. I love colors and meet people in different and colorful moods. I love to eat gujia. I love to drink jaljeera. ये इनका है फेवरेट फेस्टिवल पे, इन्होंने लिखा है, डिस्क्राइब किया है होली इनका फेवरेट फेस्टिवल क्यों है। तो इसको हम डिकोड करेंगे इनके वर्ड्स पे कि ये किस टाइप के वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो विजुअल वर्ड्स है, ऑडिटरी वर्ड्स है, या फिर काइनेस्थेटिक है। ठीक है,
तो होली इज माय फेवरेट फेस्टिवल। अभी यहाँ पे इन्होंने इसमें क्या होता है, जहां पे भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, उसको ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं, क्योंकि ऑडिटरी डिजिटल इज लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड से जो सेंसेशन निकलता है दैट इज ऑडिटरी डिजिटल। तो जब हम फेवरेट कहते हैं तो किसी ना किसी अदर फेस्टिवल से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअली जब करूंगी तो काउंट करूंगी कितने ऑडिटरी डिजिटल के वर्ड्स हैं, कितने विजुअल के वर्ड्स हैं, कितने कितने काइनेस्थेटिक के वर्ड्स हैं, और चारों कैटेगरीज में इसको कैलकुलेट करते हैं। बट मैं ओवरऑल अभी इनका काउंट करके बता देती हूँ। अजय जी ज्यादा काइनेस्थेटिक है, ठीक है। फीलिंग्स इनमें ज्यादा है, क्योंकि आप जब इसको रीड करेंगे देखेंगे आई लव टू ईट, आई लव टू ड्रिंक, आई लव टू मीट, तो कहीं ना कहीं काइनेस्थेटिक के ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है अजय जी, आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखिए कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें विजुअल भी आ रहा है, काइनेस्थेटिक भी आ रहा है, ऑडिटरी भी आ रहा है, एडी भी आ रहा है, ऑडिटरी डिजिटल। लेकिन ज्यादा काइनेस्थेटिक्स, जो मूवमेंट है, जो फीलिंग्स है, वो ज्यादा है। फीलिंग्स ज्यादा है। फीलिंग्स ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा काइनेस्थेटिक है। तो अगर मैं आपसे बात करूंगी तो इस तरह के वर्ड्स यूज करूंगी जो आप जो काइनेस्थेटिक वर्ड्स हो। मैं हम एग्जांपल भी लेंगे कि वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हैं, और फिर आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर मैं वो ज्यादा वर्ड्स यूज करती हूँ तो अपने आप मुझे हेल्प करेगा रेपो बिल्डिंग में। आप इजिली सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। युक्ति का लेते हैं। द साउंड्स ऑफ ढोल, साउंड ऑडिटरी, ठीक है। ताशे, होली फ्लेम in front of the deity. People are rejoicing, the spirit of bhakti. By dancing to tune of bhajans, मौसम is all conductive with halki pavan and little sun and clouds. ठीक है, ये आपका असाइन। Conducive. हाँ हाँ। Conducive. It is about the favorite spot you said, na? So, यस यस, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, 2 मिनट का टाइम मैं देती हूँ। आप इसमें देखिए, आइडेंटिफाई करिए वर्ड्स और बताइए कि ये ऑडिटरी है, डिजिटल, एडी है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, या विजुअल है। युक्ति जी का फाइंड आउट कीजिए, सब पढ़िए, चैट में है, ठीक है। आपको आना भी चाहिए आइडेंटिफाई करना। can we have combos also? मतलब जो visual, auditory and जितने हमने बातें करी. हाँ, तो क्या होगा ना, जब इसको हम एक्चुअली प्लॉट करेंगे तो बराबर भी आ सकता है, और हम्म. कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, तो वो हम फीचर लेते हैं। 1 मिनट है ना, ठीक. 1 मिनट।
ठीक है, तो क्या करेंगे ना, हम जब प्लॉट करेंगे तो कुछ एक जैसे अजय जी का पढ़ते ही समझ में आ गया कि काइनेस्थेटिक है, क्योंकि बहुत सारे वो फीलिंग्स वाले थे वर्ड्स। अभी आप बताइए युक्ति जी का, फिर हम देखते हैं काउंट करके। कोई आरती जी कह रही है कि ऑडिटरी ज्यादा है, फिर विजुअल है, फिर काइनेस्थेटिक है। और किसी का व्यू? ऑडिटरी एंड विजुअल। मैं बताऊं? विजुअल। चलिए आ रहे हैं अभी भी। ऑडिटरी विजुअल, ऑडिटरी विजुअल, विजुअल। मैं भी काइनेस्थेटिक ही बोल रही थी, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो मैं बोलती हूँ उसको कैसे डिकोड करना है आपको। स्टार्ट हो रहा है साउंड से, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अ, बाकी के चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द साउंड्स ऑफ ढोल जैसे बताया जा रहा है ना। पीपल आर रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग क्या है? फीलिंग। द स्पिरिट ऑफ भक्ति, स्पिरिट क्या है? फीलिंग। भक्ति क्या है? अगेन फीलिंग। बाय डांसिंग, डांस क्या है? फीलिंग, काइनेस्थेटिक। टू ट्यून ऑफ भजन, अब यहाँ पे थोड़ा ट्यून में काइनेस्थेटिक भी आता है, ऑडिटरी भी आता है। अगर हम साउंड बोलते हैं तो वो ऑडिटरी है, बट ट्यून, ट्यून में कहीं ना कहीं काइनेस्थेटिक मूवमेंट भी आता है। जब आप प्ले होता है कोई भी सॉन्ग या हम वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, तब वो ऐसे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होते हुए दिखती है, तो यहाँ पे भी आपका काइनेस्थेटिक है। देन ट्यून ऑफ भजन्स, अभी भजन्स ऑडिटरी में आएगा। मौसम, ठीक है, मौसम भी अगेन, मौसम को भी हम ना काइनेस्थेटिक में ही ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ठंडी, गर्मी, ये सब क्या है? फीलिंग्स, मूवमेंट, पता चलता है। गर्मी का मौसम है, गरम फीलिंग है, ठंड फीलिंग है। ठीक है। हल्की पवन, अगेन पवन इज फीलिंग। ठीक है। एंड लिटिल सन, यहाँ पे लिटिल सन है ना, तो लिटिल सन को कैसे हम करेंगे? हॉट सन नहीं है ये, लिटिल सन का मतलब है यहाँ से भी कुछ वार्मथ मिल रहा है ना, यहाँ से भी वार्मथ मिल रहा है। लिटिल सन एंड क्लाउड्स। ठीक है, तो क्लाउड्स तो विजुअल है। क्लाउड्स की तो हम जब तक पानी नहीं बरसेगा हम उसको फील नहीं कर पाएंगे, बस देख पाएंगे। क्लाउड्स विजुअल है। लेकिन लिटिल सन बोलने से सन की हल्की सी गर्माहट, जो वार्मथ कहते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा काइनेस्थेटिक ही डोमिनेट कर रहा है। दूसरा मैं बताऊंगी कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो बात करते वक्त बहुत हिल के बात करेगा, जो हैंड्स बहुत यूज करेगा, वो काइनेस्थेटिक है। आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर काइनेस्थेटिक है। मैं तो सोच रही थी कि सभी आइडेंटिफाई कर लेंगे काइनेस्थेटिक, क्योंकि युक्ति जी का जो बात करने का अंदाज है, हाथ हिला के बहुत ज्यादा मूवमेंट बॉडी का दिखता है, तो ये काइनेस्थेटिक की एक पहचान है। और इनके वर्ड्स में भी काइनेस्थेटिक ही आया, जो कि सबकॉन्शियसली आया। इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन दिया, बट कैसे इसे हमने कैप्चर किया। ठीक है, और फिर आगे चले या फिर इसको आज फिर करना है? आगे भी सबके आइडेंटिफाई करने हैं या आप खुद से करेंगे आगे का?
प्लीज एक दो और करो ना, जो हॉलीडे हॉलीडे सबने करा है, so सबका that करूं? we can have a better read. हाँ. ठीक है। सोमा जी, अच्छा सोमा जी प्रेजेंट है गर्विका के नाम से ना, हैप्पी बर्थडे सोमा जी। चलिए, माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज पेरिस, as it is called as the city of love and romance. So I would like to see it and experience the vibes. After seeing movie Queen, I want to visit it anyhow, I decided. ठीक है, तो इनका है फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन एज इट इज, तो जहां पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, एज वर्ड कंपैरिजन का वर्ड है एडी। एडी इनके अंदर ज्यादा है, बट हम एडी को डोमिनेट करने नहीं देंगे, हम ये तीन फैक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस देंगे। आई वुड लाइक टू, जो ये वुड वर्ड है ना, अगेन कंपैरिजन है। आई वुड लाइक टू सी इट and experience the vibes after seeing movie Queen, again comparison. After, I want to visit it anyhow, I decided. ठीक है, तो यहाँ पे इनका मैं काउंट करती हूँ कितने वर्ड्स है। एडी ज्यादा है, नो डाउट, वो पढ़ने से समझ में आ रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा एज इट इज कॉल्ड, कॉल्ड एज द सिटी ऑफ लव, तो ये ऑडिटरी वर्ड आएगा, कॉल्ड बुलाना, ठीक है। नोन एज कहते तो अलग होता, नोन में हम विजुअली भी नो करते हैं, लेकिन कॉल्ड, कॉल करना मतलब ऑडिटरी। सिटी ऑफ लव एंड रोमांस, लव एंड रोमांस काइनेस्थेटिक, एंड अगेन कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब जितने भी ये सारे वर्ड्स आएंगे ना, वेयर, एज, एंड, आफ्टर, ये सारे कंपैरेटिव है, तो जितने ज्यादा ये सारे वोकैबुलरी यूज होंगे वो ऑडिटरी डिजिटल ज्यादा होंगे, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू सी इट, लाइक, लाइक अगेन फीलिंग्स है, सी विजुअल है, एक्सपीरियंस काइनेस्थेटिक है, वाइब्स अगेन काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी डिजिटल आफ्टर है, सीइंग मूवी क्वीन विजुअल है ना, सीइंग मूवी क्वीन, आई वॉन्ट टू विजिट इट एनी हाउ, तो ये है ना एनी हाउ, आफ्टर, ये सारे ऑडिटरी डिजिटल के वर्ड्स हैं, बट इनका विजुअल्स मुझे ज्यादा लग रहा है। आप बताइए, विजुअल्स आप ज्यादा है या काइनेस्थेटिक ज्यादा है? टाइप तो करिए। सोमा जी किधर है आप? चैट में बताइए। क्यों मैं बता रही हूँ, पहले उनका आंसर तो मिले तब तो मैं जस्टिफाई करूंगी। अगर वो कह देती है कि हाँ, तो मैं बताऊंगी कहाँ से मैं बता रही हूँ। अगर वो कहती है नहीं, हाँ एडी तो है, मोस्टली एडी है, बट उसके बाद क्या वो विजुअल्स ज्यादा है? विजुअल, सब विजुअल कह रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आफ्टर सीइंग मूवी क्वीन, मतलब क्वीन मूवी में जब कंगना रनावत जाती है, तो जितने भी विजुअल्स वहां पे इन्होंने देखा वो सारे इनके सबकॉन्शियस में कैप्चर हो गया, और इसलिए ये विजुअल्स ज्यादा है, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे पिक्चर्स, सारे स्पॉट्स, इन्होंने जैसे बोला आई डिसाइडेड मतलब जाना ही है, तो वो विजुअल का इफेक्ट आ रहा है, डिसाइडेड वर्ड से नहीं, मूवी, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड लिखा कि मूवी क्वीन, लेकिन मूवी क्वीन के अंदर जितना भी ज्यादा विजुअल्स उन्होंने देखा वो उनको अट्रैक्ट किया और इंस्पायर किया। ठीक है, तो आप बाद में बता दीजिए कि ये राइट है या नहीं। नेक्स्ट हम एक और लेते हैं। राजलक्ष्मी जी हैं क्या? उनका नाम नहीं दिख रहा मुझे। रूबी, दीदी रूबी है। हाँ, दीदी ये एडी जो बोल रहे थे, एडी का ये मतलब क्या है? मैं थोड़ा वो साउंड कट गया था तो जान नहीं अच्छा, पाया। ऑडिटरी डिजिटल मतलब हम कुछ सुनते हैं तो
हाँ, कंपैरिजन ही है। हम कुछ सुनते हैं तो उसको एक बार में मानते नहीं है जो लोग, है ना, लॉजिक पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्या प्रूफ है, कंपेयर करते हैं कि इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा, ये क्या चल रहा है, इससे बेटर तो वो है। कंपैरिजन, अंदर एक क्रिटिक चलता है, सेल्फ टॉक होती है, वो है ऑडिटरी डिजिटल। डिजिटल इसलिए क्योंकि डिजिटल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। ऑडिटरी डिजिटल, जो भी हम देख रहे हैं या सेंस कर रहे हैं, सुनाई में, ऑडिटरी इसको इसलिए कहते हैं कि हमारा इनर सेल्फ सुनता है उस बात को जो अंदर क्रिटिक बोलता है, वो होता है ऑडिटरी डिजिटल। हाँ, इसको एक्चुअली ना प्लॉट किया जाता है। प्लॉट करने के बाद में क्या ज्यादा निकल रहा है, फिर एक एक सेंटेंस के मीनिंग में आपके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब भी किया जाता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, आप करेंटली लाइफ में कैसे बिहेव कर रहे हैं या किस दौर दौर से गुजर रहे हैं। ये भी हम इसमें से प्रेडिक्शंस करते हैं पूरे। बस इतने से 4-5 लाइन से एक रिपोर्ट रेडी होती है। वो बहुत इन डेप्थ स्टडी होती है उसकी, बट ये पर्सनालिटी जानने का रैपो बिल्डिंग है। हमारा जो 5 डेज का मैंने जो डिसाइड किया था, उसमें यह है कि आपको रैपो बिल्डिंग का थोड़ा नॉलेज हो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर पाए, जो भी आपका पर्पस है, रिलेशनशिप, सेल्स या कुछ भी, तो उसमें आप सामने वाले को बेटर अंडरस्टैंड करके वो वोकेबलरी यूज करें, वो वर्ड्स का यूज करें कि सामने वाला आपको समझे और रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिले। तो इसलिए इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट इतने 4-5 लाइन से आपके पूरे एक रिपोर्ट रेडी हो सकती है। आराम से 1 पेज की एक रिपोर्ट रेडी हो सकती है। इतना डिटेल में हम इसको डिकोड करते हैं, बट अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप कौन से पर्सनालिटी ज्यादा है, ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक। और एडी है तो बोलेंगे, बट उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एडी आपके अंदर में जो चल रहा है, वो क्रिटिक, वो मतलब उसको हम ओवर पावर होने नहीं देते, क्योंकि वो ओवर पावर हो गया तो आपका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो तो आपके अंदर चल रहा है, वो हम यूज करने से भी उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन विजुअल का अगर मैं कोई वर्ड यूज करती हूँ तो वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। साउंड, ऑडिटरी का कोई वर्ड यूज करती हूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। काइनेस्थेटिक का कोई वर्ड यूज कर पाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट कर पाता है। ऑडिटरी डिजिटल का नहीं। एज, बिकॉज, आफ्टर, ये सभी वर्ड को कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये क्लियर पिक्चर फॉर्म नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड। एडी का, ऑडिटरी डिजिटल का क्लियर पिक्चर फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट राजलक्ष्मी जी है क्या प्रेजेंट? मुझे नाम नहीं दिख रहा। रूबी आप ही है क्या? ठीक है। सिंस माई चाइल्डहुड, ओके, आई हैड अ ड्रीम टू गो ऑन अ यूरोप ट्रिप. There are many European countries, but I googled and find Hungary an interesting one. I would love to go to Budapest, the capital of Hungary. It's beautiful, scenic, view attracted me. तो इनके इसमें कंपैरिजन आ रहा है। सिंस मतलब कंपैरिजन, ड्रीम, ड्रीम, हम ड्रीम हमेशा विजुअल्स ज्यादा आते हैं ड्रीम में। ठीक है, साउंड आपको सुनाई दे ना दे, ड्रीम्स में आप विजुअल ज्यादा देखते हैं। तो ड्रीम वर्ड जो है विजुअल्स है। टू गो ऑन अ यूरोप ट्रिप, काइनेस्थेटिक, गो, ट्रिप जर्नी होता है, दैट इज ऑल्सो काइनेस्थेटिक। देर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज, बट आई गूगल्ड, गूगल्ड में अगेन गूगल आपको पिक्चर दिखाएगा, विजुअल्स। गूगल करेंगे कोई भी प्लेस तो आपको पिक्चर्स आएंगे, जब तक आप वीडियो में ना जाए, यूट्यूब में ना जाए। एंड फाइंड, फाइंड वर्ड भी अगेन एडी है, ऑडिटरी डिजिटल। ठीक है, सर्च करना कुछ, है ना। हंगेरी एन इंटरेस्टिंग वन, आई वुड लव टू, काइनेस्थेटिक, गो, काइनेस्थेटिक, बुदापेस्ट द कैपिटल। इनका काइनेस्थेटिक और विजुअल्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप बताइए राजलक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है, आपका काइनेस्थेटिक ज्यादा है, विजुअल ज्यादा है, या दोनों बराबर आप फील करते हैं?
आई थिंक दोनों बराबर खेल सकते हैं। दोनों बराबर, देखिए इसमें से दोनों बराबर ही निकल के आ रहा है। चलिए ग्रेट, तो आपको समझ में आया, हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए, और एक यस देखना है, और एक देखना है। ये मेरा थोड़ा देखते हैं, मैं इन्हीं में लेकिन सब लिखा हूँ। चलिए ठीक है, नीति जी का और संजीव जी का मैं बाद में आऊंगी। साई सुंदर जी का देखते हैं कि उनको डाउट था एडी में, तो देखते हैं वो क्या है। मुझे जंगल में एक संत बत... आप एक बार रीड करिए ना प्लीज, मैं आपका लैंग्वेज थोड़ा एक बार आप रीड करिए साई जी। हाँ हाँ दीदी कर रहा हूँ, वो शांत वातावरण में लिखा हूँ। संत, मुझे जंगल में एक शांत वातावरण में जो घर हो वहाँ अच्छा 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 अच्छा, शांत जाके रहना, वातावरण। हाँ हाँ अच्छा, पसंद है। मुझे झरना, पंछी, जीव जंतु का आवाज पसंद है और उनके साथ खेलना भी पसंद है, और मछली पकड़ना भी, यानी कि हाँ मछली पकड़ना हाँ भी अच्छा ठीक है लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं बताती हूँ इनका। काइनेस्थेटिक प्लस ऑडिटरी। जो शांत वातावरण, ठीक है, पीसफुल एनवायरनमेंट, वो फीलिंग है। तो वो एडी होगा। नहीं नहीं, एडी नहीं होगा। शांत वातावरण मतलब पीसफुल हाँ। एनवायरनमेंट, वो आपका फीलिंग है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। शांत वातावरण को आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं, तो जहां आप महसूस कर सकते हैं वो फीलिंग है, हम्म। काइनेस्थेटिक, ठीक है। हम्म। जो घर हो वहां जाके रहना पसंद हो, रहना, अगेन हाँ काइनेस्थेटिक, ठीक है। झरना, हाँ झरना से साउंड ऑडिटरी ज्यादा होते हैं। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बैकग्राउंड नॉइज है, ठीक है। झरना में ऑडिटरी है। पंछी में अगेन, बर्ड्स को आप देखते हैं या तो वो साउंड करेंगे या तो उड़ते हुए नजर आएंगे, ज्यादा देर कोई भी बर्ड बैठ के शांत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी इनका या तो मूवमेंट है या तो ऑडिटरी है। पंछी, बर्ड का जो मीनिंग आएगा, या तो वो उड़ता हुआ पक्षी है तो वो काइनेस्थेटिक है, या तो बोलता हुआ पक्षी है तो वो ऑडिटरी है। तो यहाँ पे भी इनका ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक आ गया पंछी में। जीव जंतु, जीव जंतु अगेन वो बिना हिले डुले रह नहीं सकते, काइनेस्थेटिक का आवाज पसंद है, आवाज ऑडिटरी। उनके साथ खेलना मतलब मूवमेंट, काइनेस्थेटिक। मछली पकड़ना अगेन मूवमेंट, काइनेस्थेटिक, ठीक है। तो ये बेसिकली काइनेस्थेटिक ही है, सेकंड ऑडिटरी है। तो आप एक जगह पे चुपचाप से बैठे नहीं हो रहते होंगे, हमेशा हिलते डुलते रहते होंगे साई जी। सही बात है। देखिए आपकी पर्सनालिटी हमको पता चल गई, कहाँ से, आपके खाली ये डिस्क्रिप्शन से। युक्ति जी आपने लिखा बट सारा कंपैरिजन है ना, तो क्या ये मैं समझी नहीं, कंपैरिजन मतलब। दिस वाज रिलेटेड टू सोमा का एग्जाम्पल। तो हाँ, वहां पे क्वीन मूवी से कंपैरिजन चल रहा है, जो हम्म, भी है वो उस कंपैरिजन से आ रहा है, तो व्हाई इट इज नॉट एडी, व्हाई इट इज नहीं एडी विजुअल। है, एडी मैंने बोला, लेकिन हम एडी को ये डोमिनेट होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं एडी के वर्ड्स यूज करके उनसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, वो मीनिंग ही नहीं समझेंगे। ओके ओके, मैं हाँ अगर ठीक, उनसे समझ बात मैं अगर उनसे बात गई। करूंगी तो मैं बोलूंगी कि अरे आपका बर्थडे था लेकिन बिकॉज, और मतलब एज आई वॉज बिजी, मतलब मैं अगर ये सब भी वर्ड यूज करूंगी तो वो कनेक्ट नहीं कर हो पाएंगे, गया, है ना। तो गॉट। ऑडिटरी के, विजुअल के, काइनेस्थेटिक के, यही वर्ड्स होते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर फॉर्म करता है। एडी के वर्ड को पिक्चर फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो लॉजिक होता है और सबकॉन्शियस माइंड बियॉन्ड लॉजिक है, तो लॉजिक में बिलीव नहीं करता। बेसिकली अगर किसी का एडी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो हम्म, जो नेक्स्ट बेस्ट उसके में दिख, यू नीड टू टारगेट दोज थिंग्स टू हैव एन हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है हाँ ना, हाँ। इन शॉर्ट। अगर अगर सोमा जी किसी के वेबिनार में बैठेंगी,
सपोज न्यूमरोलॉजी का वेबिनार चल रहा है, तो वो जितने लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट जिनसे सीखा है, जिनका वेबिनार अटेंड किया, सबसे कंपेयर कर लेगी और बोलेगी इसका तो अच्छा था, अच्छा इसके पास तो ये अच्छा है, लेकिन क्या फायदा होगा अगर मैं इसको लेती हूँ तो? क्या इन्वेस्टमेंट सही होगा? कितने दिन का है? उससे अच्छा मैं उससे छोटा वाला कर लेती हूँ, वहां पे कितना इन्वेस्ट, मतलब लॉजिकल माइंड, कंपैरिजन। ठीक है, ये हो जाता है एडी। और एडी को एडी के वर्ड्स यूज करके हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसमें भी हाँ, कुछ ना कुछ लॉजिक। तो कौन एडी से? में सबसे बेस्ट इफेक्टिव कौन से वर्ड्स की कम्युनिकेशन होती है एडी वालों के लिए? या नेक्स्ट बेस्ट जो उसके उसमें दिख रहा है वो हाँ, तो वाला फिर यूज करना अगर आपको रैपो बिल्डिंग करना है, ठीक है, तो है? आप उनसे पहले 2 सेंटेंस पूछिए, और सोमा जी आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, तो वो बताएंगी बस ठीक है, कल मैंने ये किया था या यहाँ गई थी। ठीक है, बट फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछ दीजिए, तो वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगी, कंपैरिजन में वो आंसर देना स्टार्ट कर देंगी, फिर आप भी 2-3 कंपैरिजन कर दीजिए, नहीं। रैपो बिल्डिंग हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। सोनल जी का भी आ गया। कुसुम जी, ठीक है, मैं बताती हूँ कुसुम जी, अभी हम पूरा लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको फिर से हम करेंगे। अ, आप जितने भी चैट में हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो आप ग्रुप में ही उसमें टैग करके आइडेंटिफाई करके डालिए, जैसे सोनल जी का आया है, मैं अभी पढ़ नहीं पाई, 2 सेंटेंस पढ़ा मैंने, उसमें आप डालिए टैग करके कि आपको क्या लगता है कि सोनल जी ज्यादा ऑडिटरी हैं, डिजिटल मतलब एडी है। एडी को अगर फर्स्ट नंबर पे आता भी है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, बट बता देते हैं कि एडी है, लेकिन उसके बाद प्रोमिनेंट क्या है, विजुअल ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऑडिटरी ज्यादा है या काइनेस्थेटिक ज्यादा है, ये 3 फैक्टर्स पे ही हम पर्सनालिटी को करते हैं। और किसी किसी के केस में, जैसे साई सुंदर जी के केस में बराबर था, या किसके में बराबर था, हमने देखा था राजलक्ष्मी जी के में बराबर था शायद। ठीक है, तो वैसे भी आप करिए, फिर कल हम स्टार्टिंग में इसको अगेन एक बार डिस्कस करेंगे, मतलब मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी कि सबने ठीक कहा है कि नहीं कहा है। कुसुम जी, इसके लिए देखिए मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगी, आप हैं क्या? कुसुम जी नहीं है? हाँ हाँ यस ओके मैम। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए हम ना इसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो सेंसेस हमारे होते हैं, 5 सेंसेस, उसमें से हम अपने पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रैपो बिल्डिंग के लिए। जैसे किसी से मैं बात कर रही हूँ, आपका मुझे पता होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसको ज्यादा ग्रास्प करता है, विजुअल्स को या साउंड को या मूवमेंट को। तो उससे हमको पता चलेगा कि आप उस चीज से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो मैं अपने कॉन्वर्सेशन में आपसे अगर उसी तरह के वर्ड्स को, लैंग्वेज को यूज करूंगी तो आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाऊंगी, आपके सबकॉन्शियस से जल्दी कनेक्ट हो पाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी किया था, मैंने एक टॉपिक दिया था, फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, या जो भी शेयर करना चाहते हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो अब इसमें से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके सोनल जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने ना रिकॉर्डिंग शेयर की है फर्स्ट डे की, उसके बाद ये आज सेकेंड डे ही है, कॉन्सेप्ट हम आज ही कर रहे हैं, पहला दिन इंट्रोडक्शन ही था। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पूजा जी को भी मैंने बताया। अच्छा सोनल जी चली गई, ठीक है, अच्छा आप है, ठीक है। सोनल जी क्या बता रहे हैं हम, कि हम जो सुनते हैं, देखते हैं और हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम किसी के साथ में रैपो बिल्डिंग कैसे करें। तो अगर आप काइनेस्थेटिक ज्यादा है तो मैं अपने लैंग्वेज में काइनेस्थेटिक वाले शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करूंगी, तो आपके सबकॉन्शियस से जल्दी कनेक्ट हो पाऊंगी, आपको जल्दी समझ पाऊंगी, और आपकी तरफ से रेस्पॉन्स जो मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टेक्निक है। तो सेंसस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। एडी जो ऑडिटरी डिजिटल मैंने समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। काइनेस्थेटिक, जैसे युक्ति जी ने लिखा कि लिटिल सन, पवन का क्या, हल्की सी पवन ऐसा कुछ है ना, तो वो सभी क्या हो गया, फीलिंग हो गया। हवा, हवा हम फील करते हैं, देख नहीं सकते, अगर उसकी आवाज, तेज हवा चल रही है तो आवाज सुन भी सकते हैं। पक्षी है, पक्षी की आवाज, अगर वो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, उड़ रहे हैं तो उनका मूवमेंट, या पंख फैला रहे हैं तो उनका मूवमेंट। ऐसे ही शांत वातावरण, इन्होंने कहा था शांत वातावरण हम फील करते हैं कि शांति है या नहीं है।
झरना, झरने में भी पानी जब गिरता है तो आवाज आता है, तो ऑडिटरी। तो ऐसे करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसकी पर्सनैलिटी क्या ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ओवरऑल ऊपर ऊपर से ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राफ में प्लॉट करके नहीं कर रहे, नहीं तो एक्चुअल निकल के आता है। और फिर इससे हम पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और बिहेवियर, नेचर और क्या उनका ट्रेट है वो पूरा डिस्क्राइब करके रिपोर्ट भी बना सकते हैं, है ना। ज्यादा डीप लेवल पे जाते हैं तो ये रेपो बिल्डिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे ही आपका भी है और सबका है, जिसका भी रह गया है सब उस पे ग्रुप में पार्टिसिपेट कीजिए, उसको रिप्लाई करके टैग करके आप बताइए कि सोनल जी ज्यादा काइनेस्थेटिक है, सबके जो व्यूज है जो उनको लग रहा है। फिर कल हम इसी टाइम पे फिर से 2 बजे इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर रैपो बिल्डिंग में हम आगे और जाएंगे, कल रैपो बिल्डिंग हम कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल लेवल्स कंप्लीट करेंगे, कल 2 चीजें हम करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, उसके बाद कल नहीं हो पाया था, तो आज ही हो रहा है। बस इतना ही एक्टिविटी है। कुसुम जी आपको समझ में आया? यस मैम, नहीं मुझे लगा शायद और भी कुछ रहेगा तो जो मैं मिस कर गई। तो मतलब बेसिकली हम खाली आइडेंटिफाई कर रहे कि क्या पर्सनालिटी कैसे मतलब ये 3 टाइप की पर्सनालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ हाँ, 3 टाइप के पर्सनालिटी। थैंक यू सोनल जी, आपको समझ में आया, अच्छा लगा। हम्म 3 टाइप की पर्सनालिटी को करके फिर हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हम्म जैसे कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाती हूँ मेरे किसी फ्रेंड से मिलने, और मैं वहां पे कॉफी पीती हूँ, तो और मैं आपको डिस्क्राइब करके बोलती हूँ कि दैट कॉफी वाज ऑसम, तो आप क्या मीनिंग निकालेंगे उसका कि कॉफी कैसी थी? मेरा कॉफी कॉफी का का टेस्ट। टेस्ट हाँ, आप टेस्ट देखो अच्छा था। देखो, आपने टेस्ट पहचाना, हाँ फिर। हाँ, और कॉफी का टेस्ट ही, मैं तो टेस्ट से ही रिफर करूंगी, बहुत लोग स्मेल से भी रिफर करते हैं। हम्म और फिलहाल तो ये 2 चीज दिमाग में आ रही मेरे। हाँ, तो बेसिकली एक्सपीरियंस, आपको कॉफी अगर अच्छी लगती है तो उसका टेस्ट और उसके स्मेल अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट अच्छा है, तो कॉफी अच्छी है। ठीक है, हम्म किसी और को लगेगा कि कॉफी में जिसके साथ पी रही हूँ उसके साथ कम्युनिकेशन मेरा कैसा हो रहा है, बॉन्डिंग कैसी है, उसके साथ कम्युनिकेशन करते करते मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो कॉफी मुझे ज्यादा एनहांस करेगा उसका टेस्ट, या फिर उसका अ, जो मैं पी रही हूँ वो एनहांस करेगा। किसी को लगेगा कि मतलब वातावरण कैसे था वहां पे, मौसम कैसे था, बारिश तो नहीं हो रही थी, एम्बियंस कैसा था, सीसीडी में था या कहीं और था, घर पे था। ठीक है, तो हम्म एम्बियंस कैसे था, एम्बियंस तो वो फीलिंग्स हो जाएगी कि क्या फील कर रहे हैं, है ना। हम्म फिर हो सकता है कि कॉफी के साथ साथ कुछ ऐसे ओल्ड मेमोरीज आ गए, पास्ट एक्सपीरियंसेस आ गए, तो वो भी ऐड हो गया। तो मेरा कॉफी का एक्सपीरियंस ऑसम वाला, आपका कॉफी का एक्सपीरियंस ऑसम वाला एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक हम्म है, तो ये सब जो आइडेंटिफाई हम करते हैं कि वहां पे हो सकता है कि बहुत अच्छा विजुअल्स हो जहाँ पे हम बैठ के पी रहे हो, ऐसा कोई नेचर वाला जगह हो जहाँ पे हम बैठ के नेचुरल चीजों को देखते हुए पी रहे हो, ओपन हाउस कुछ हो, रेस्टोरेंट हो, ऐसे गार्डन हो, पार्क हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप हम्म विजुअल्स अगर हैं तो वैसे ही डिस्क्राइब करेंगे, काइनेस्थेटिक है तो उस हिसाब से आपके वर्ड्स बताएंगे। लेकिन एक सेंटेंस में जब मैं बोलती हूँ तो आप माइंड रीड करते, माइंड रीड मतलब हो सकता है कि मैं, आपको लगेगा कि टेस्ट अच्छा था या खुशबू अच्छी थी इसलिए मुझे पसंद है, लेकिन उसके पीछे का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। तो ऐसे ही हम एक सेंटेंस से कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी या फिर कुछ आइडेंटिफाई करके भी, अगर आप पूछते कि अच्छा आप कहाँ गए थे, कॉफी आपने कहाँ पिया, तो कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। हम्म ठीक है, कौन सा सीजन था, मतलब कैसा वातावरण था, उसको आपने जाना तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस होता है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। रैपो बिल्डिंग के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो हम उस चीज को अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर विजुअल्स हैं तो मैं आपको वैसे वर्ड्स यूज करूंगी जिसमें विजुअल के अपीयरेंस आपको सबकॉन्शियस माइंड में दिखाई दे।
ठीक है, तो एक मेडिटेशन अगर करते तो मैं बताती, क्योंकि मेडिटेशन में मैं आपको जो गाइड करूंगी, तो आप जब उसको एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करेंगे, जब उस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें से भी ये पर्सनालिटी के ट्रेट निकल के आएंगे, क्योंकि वहां पे आपका माइंड फ्री है कहीं भी जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। या तो आप सुन सकते हैं वहां पे ज्यादा, या तो आप फील कर सकते हैं मेडिटेशन में ज्यादा, या तो आप देख सकते हैं मेडिटेशन में ज्यादा। ये तीन चीजें ज्यादा होगी, तब वहां पे एडी का इफेक्ट कम हो जाएगा। मेडिटेशन में एडी का इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड वो एक्सपीरियंस को ये तीन सेंसेस के तौर पे महसूस कर रहा होता है या फिर जी रहा होता है, तो एडी वहां पे काम नहीं आएगा ज्यादा। तो मेडिटेशन वाला टेक्निक हम कल करेंगे। आप अगर टाइम पे आ जाएंगे तो हम रूम लॉक कर देंगे, वेटिंग रूम अनेबल करके, सबको म्यूट करके हम ये एक मेडिटेशन करेंगे। फिर उसके एक्सपीरियंस सेम एज इट इज हम जैसे आज टाइप करके सेंड किए थे, तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, और कम्युनिकेशन कैसे करना है उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे, कि कैसे हम इन चीजों को यूज करके रैपो बिल्डिंग करते हैं। रैपो बिल्डिंग को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं दो चार पॉइंट्स और ऐड करती हूँ। रैपो बिल्डिंग जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि सामने वाला पर्सन कैसे बैठा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम भी, अगर उनको पता नहीं चलता है लेकिन हम ऐसा करने लग जाते हैं, उनको कॉपी। ठीक है, मिरर कहते हैं, मिरर, वो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। रैपो बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप है, आप अगर किसी की आंखों में देखें तो उतने ही सेकंड के लिए देखें जितने सेकंड में आपको उनके आंख का कलर क्या है पता चल जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2 से 3 सेकंड, कि ये ब्लैक आईज है कि ब्राउन आईज है कि ग्रीन आईज है, उतना पता चल जाए। किसी को बहुत घूर के नहीं देखना है। मतलब रैपो बिल्डिंग का फर्स्ट नियम ये है कि आप उनको कॉन्शियस फील ना कराएं कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और बातों बातों में आप, जैसे अभी युक्ति जी ऐसे बैठी है, तो मैं अगर उनसे बात करने के लिए बैठी हूँ, उनको मुझे कुछ सेल करना है, तो बात करते करते मैं भी ऐसे बैठ जाऊंगी, पता नहीं चलेगा उनको कि वो बात कर रहे हैं। सोनल जी ऐसे बैठी है, तो मैं बात करते करते ऐसे बैठ जाऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस मुझे एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो हैंड का पोस्चर है, पोजीशन है, वो सभी कैप्चर हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी, मैचिंग, मिररिंग, मैच हो रहा होता है। ठीक है, अब सोनल जी का राइट हैंड शायद यहाँ पे है, अगर मेरा मेरा मिरर इमेज में है, तो मैं भी उनके तरफ सामने अगर मैं बैठूंगी तो उनका राइट हैंड है, तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाना, ताकि वो मिरर इमेज दिखे, ऑपोजिट नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे पता चलता है। फिर अगर एक पैर क्रॉस करके बैठा हुआ है, अगर सामने फेस टू फेस है, तो मैं भी धीरे धीरे, मतलब उनको पता नहीं चलेगा, मैं धीरे धीरे ऐसे करूंगी। तो ये टेक्निक्स यूज होता है रैपो बिल्डिंग में। सेल्स में जो ट्रेंड होते हैं इसमें, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। मैचिंग, मिररिंग, देन पेसिंग, मतलब सामने वाला कुछ कह रहा है, तो आप तो पहले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको मैच कर रहे हैं, फिर उनको मिरर कर रहे हैं। मैच मतलब जैसे अभी सोनल जी ऐसे ऐसे नोट कर रही है, तो मैं भी उनसे बात करके ऐसे करके उनको मैं मैच करूंगी। फिर मैं उनको मिरर करूंगी, उनका जो हाथ है उसका ऑपोजिट हाथ मेरा रहेगा, अगर आमने सामने, तो मिरर हो गया। फिर पेसिंग, फिर मुझे जो बात कहनी है मौका देख के मैं कहूंगी, फिर मैं उनको लीड करूंगी कॉन्वर्सेशन में। मैचिंग, मिररिंग एंड पेसिंग। हाँ युक्ति जी बोलिए। नहीं, वही 4 पॉइंट्स एक बार दोबारा पूछ रही थी मैं। कौन सा? मेरे द ऑर्डर यू सेंट फॉर पेसिंग, मिरर इमेजिंग, एक बार प्लीज दोबारा बता। पहले होता है मैचिंग, हम्म। फिर मिररिंग, ऑलराइट। एंड देन पेसिंग, PACING। थैंक यू। ठीक है, पेसिंग में आप लीड करना स्टार्ट कर देते, फिर सामने वाला इन्फ्लुएंस में आता है, और फिर आपको समझने लगता है या टाइम देता है या कनेक्ट कर पाता है। तो ये सेल्स में टेक्निक यूज होता है, रिलेशनशिप में टेक्निक यूज होता है। दूसरा टेक्निक है रैपो बिल्डिंग का, कि आप उनसे क्वेश्चन करें कि पहले तो कहाँ से शुरू होती है, आप कौन से सिटी से हैं, ठीक है, या वहां पे मौसम कैसा है। यहाँ से आप कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं बेसिकली।
है ना, दो लेडीज अगर बात कर रही है तो आपके कितने बच्चे हैं, या फिर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बेटा है या बेटी है। तो एक कॉमन फैक्टर आ गया, ओ मेरा भी बेटा है, वो इतने साल का है, वो यहाँ पढ़ता है। फिर उसके मतलब बातें करते करते एक कॉमन फैक्टर ढूंढने के बाद में रैपो बिल्डिंग इजी हो जाता है। ट्रेन में देखिए आप बहुत सारे ट्रैवल करते रहते हैं, जब वो देखते हैं एक ही डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिंक निकलता है, या तो उनके रिलेटिव्स वहां पे हैं या वो खुद वहां से हैं, बिलोंग करते हैं, बट कहीं और जाके भी रह रहे हैं। तो अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, पहले तो सवाल यही होता है ट्रेन में, आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा कोई रहता है वहां पे, फिर उसके बाद मैं भी वहां जा रहा हूँ, मेरे ये रहते हैं, मैं भी इतने साल वहां पे था, फिर मैं वहां पे काम करता था, फिर मेरी वाइफ यहाँ पास में है, यहाँ रहती है, ऐसे करके रैपो बिल्डिंग शुरू होता है। फिर धीरे धीरे सारी बातें निकलती है। फिर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है, बोल देता है वापस आप हैदराबाद लौट के आएंगे तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसमें इसमें डील करता हूँ। हो गया। तो ये है कनेक्टिंग फैक्टर कि कैसे हम रैपो बिल्डिंग करें। काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी या विजुअल, ये तीन जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। वो कैसे फ्रेम करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी तक किसी का कोई डाउट, हमने जो एक्टिविटी किया उसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, कौन कितने जल्दी आंखों को ब्लिंक कर रहा है, उसका रेट में, जैसे कोई है कि बहुत जल्दी जल्दी आंखों को ब्लिंक कर रहा है तो आप उसको भी मैच कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, कोई सामने सामने होके बैठा है तो आप भी अगर सामने होके बैठे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना वो पूरा एक पिक्चर, एक इमेज फॉर्म कर रहा होता है। तो जैसे हैंडराइटिंग में भी हमने देखा स्लैंट, फॉरवर्ड स्लैंट, बैकवर्ड स्लैंट, स्ट्रेट स्लैंट, तो हमारा बॉडी भी वही दर्शाता है। हमारा बॉडी भी वही दर्शाता है, हम झुक के बैठे हैं या पीछे होके बैठे हैं। क्योंकि जो पर्सन सामने झुक के बैठा है वो फॉरवर्ड स्लैंट वाला है, मतलब वो हाय हेलो जल्दी से करेगा, फ्रेंडशिप जल्दी से करेगा। तो अगर कोई सामने झुक के बैठा है और आप भी सामने झुकते हैं तो उसे एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, उसको लगता है ये भी मेरी तरह ही है। सिमिलरली कोई पीछे होके बैठा है, मतलब ये ज्यादा जल्दी से घुलेगा मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशन इसके इमोशन कनेक्ट होते हैं। तो आपका भले कोई भी स्लैंट हो, लेकिन आप अगर उसको मैच कर रहे, मिरर कर रहे, कॉपी कर रहे, तो आप अपने आप को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, पर्पस ऑफ रैपो बिल्डिंग, अगर आपका रैपो बिल्डिंग पर्पस है तो। ठीक है, वैसे ही ऑडियंस के साथ में भी अगर आप क्राउड में कुछ लेक्चर देना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं तो सबके आंखों में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप देखिए, सबको अटेंशन मिलेगा। ठीक है, फिर अगर कोई आपको पॉजिटिव जेस्चर दे रहा है तो 2 सेकंड उसमें ज्यादा रुक जाइए, लेकिन कोई आपको घूर रहा है या ऐसे नॉर्मली है तो उसको जरा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। ये सारे फैक्टर्स है रैपो बिल्डिंग के, और भी बहुत कुछ है। तो रैपो बिल्डिंग के बाद हम एक और टॉपिक आज कर लेंगे, न्यूरोलॉजिकल लेवल कल करेंगे। कौन सा टॉपिक लो जो जल्दी हो जाए। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या क्या बोला था, न्यूरोलॉजिकल लेवल बोला था, रैपो बिल्डिंग बोला था, व्हील ऑफ लाइफ में भी टाइम लगेगा, व्हील ऑफ लाइफ एक मैंने बोला था। व्हील ऑफ लाइफ से ही रिलेटेड होगा हमारा गोल सेटिंग। एंकरिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंकरिंग हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज, या फिर इसी का एक कंटिन्यूएशन करते हैं। चलिए आप सब क्लोज योर आईज, एक छोटा सा मेडिटेशन नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको हम फील करेंगे।
Close your eyes. लंबी सांस भरिए धीरे से. Inhale and exhale. और एक बार inhale, exhale. Continue 2 to 3 times more. Inhale and exhale. अब आप अपने लाइफ के कोई भी एक इंसिडेंट, एक फीलिंग या एक थॉट जो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती हो, उसके साथ आपके नेगेटिव इमोशंस जुड़े हो, उसको याद कीजिए. रिमेंबर एनी नेगेटिव इंसिडेंट, इवेंट, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, पेन. इमेजिन. अब उस फीलिंग को आपको एम्पलीफाई करना है. आप उस इवेंट में जाइए जो उससे अटैच्ड है, उस इंसिडेंट में जाइए, उस थॉट प्रोसेस में जाइए जिससे ये नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रही है, और उसको बढ़ता हुआ देखिए. ये जो नेगेटिव इमोशंस है या फीलिंग है या पेन है, ये बढ़ता जा रहा है. महसूस कीजिए, उसे बढ़ाइए, उसे बढ़ने दीजिए. उसे बढ़ने के लिए आप वो नेगेटिव इंसिडेंट को या इवेंट को याद कीजिए और उसे बढ़ने दीजिए. एम्पलीफाई द फीलिंग, एम्पलीफाई योर इमोशन, नेगेटिव फीलिंग. अब आप अपने फिजिकल बॉडी में इस पेन को या इस फीलिंग को महसूस करेंगे. कोई एक बॉडी पार्ट आपका होगा जहां पे ये पेन आप महसूस करेंगे. आप वो लोकेशन को ट्रैक कीजिए कि कौन सा बॉडी पार्ट है जहां पे आपको ऐसा कुछ चार्ज या भारीपन या ऐसे इमोशंस अटक रहे हैं. हो सकता है आपके चेस्ट में अटक रहा हो सकता है आपके सर पे हो सकता है कि आपके हाथों में हो, कोई एक हाथ में हो, बैक में हो, कहीं भी हो सकता है ये चार्ज. नाउ ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप इसे एक फॉर्म देंगे, एक शेप दे दीजिए. जो भी बॉडी पार्ट में आपका ये इमोशन घूम रहा है या अटक के है या महसूस हो रहा है, उस बॉडी पार्ट में आप एक शेप दे दीजिए और उस शेप के अंदर इस पेन को, इस फीलिंग को, इस नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशन को डाल दीजिए. अब आप इस फॉर्म, इस शेप को एक कलर दीजिए. महसूस कीजिए कि ये इमोशन अब मेरे बॉडी पार्ट से निकलकर इस शेप में घुस गया है और ये ऐसे इस कलर का नजर आ रहा है. अब आप इसे अपने मन की आंखों से क्लियर देख पा रहे हैं कि मेरा जो मुझे तकलीफ दे रहा था वो अब इस शेप के अंदर बंद है और वो इस कलर का नजर आता है. अब वो मेरे शरीर से बाहर निकलने वाला है. अब आप अपने इमेजिनरी हाथ से मन की आंखों से देखिए और मन के हाथों से उसे उस बॉडी पार्ट से अलग रखिए. आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने
आपके सामने आपने खुद इस शेप को, कलर को, जिसका कोई कलर है, जिसका कोई शेप है, और उसके अंदर आपके जो नेगेटिव पेन जो आपको तकलीफ दे रहा था आज तक, उसको आपने अपने हाथों से निकाला और अपने आंखों के सामने हवा में उसे रख दिया। अब ये आपके आंखों से कितना दूर है देखिए, 1 फुट की दूरी पे है, 4 फीट की दूरी पे है। अब उसका किस धातु से बना हुआ है महसूस कीजिए। क्या ये ग्लास का बना हुआ है? क्या ये कोई जेली फॉर्म में है? क्या ये कोई और मटेरियल आपको लगता है? इसका टेक्सचर क्या है? अब आप, जब मैं कहूंगी, जब मैं काउंट करूंगी 1 से लेके 3 तक, तो आपको इसे पकड़ना है और जोर से इसे या तो फेंक देना है या डिस्ट्रॉय कर देना है। जमीन पे पटक के डिस्ट्रॉय कर दीजिए या इसे आसमान में दूर फेंक दीजिए। जब मैं बोलूंगी, काउंट करूंगी और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप इसे इतना दूर फेंक देंगे आसमान में, बहुत दूर ताकत लगा के। उसको हाथ में ले लीजिए एंड नाउ 1 2 3 एंड थ्रो। फेंक दीजिए बहुत दूर आसमान में, और इसे दूर जाता हुआ देखिए, ये छोटा होता जा रहा है आपकी नजरों से। जैसे जैसे ये ऊपर आसमान में जाता है, उसका बहुत साइज छोटा से छोटा से छोटा होता है, और वहां पे एक हवा का झोंका आता है, फोर्स से आता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो बिखर जाता है। एक धूल की तरह कण कण उसका मिट जाता है, हवा उसे बहा के ले जाती है। अब ये इतना दूर चला गया, ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया कि आपको ये बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब आसमान में देखिए, सब नजारा क्लियर है, बहुत साफ आसमान है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आपको जो फील हो रहा है खुले आसमान से आता हुआ एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। लंबी गहरी सांस लीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लीजिए। अच्छे से महसूस कीजिए, आप जहाँ पे हैं, जिस वातावरण में है, वहां हर तरफ, चारों तरफ, हर तरफ से जो भी आ रहे हैं आपके पास वाइब्रेशन, सब पॉजिटिव है। आपकी सांसें सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक एक आपके बॉडी के सेल तक पहुंचा रही है। जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव ऊर्जा से आपका शरीर, आपका ब्लड, आपके एक एक सेल, आपका ब्रेन, आपके एक एक ऑर्गन पॉजिटिव इमोशन से, पॉजिटिव फीलिंग से एंड पॉजिटिव थॉट से भर गया है। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए कि आई एम वेरी पावरफुल। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप अपने आप को महसूस कीजिए कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप अपना कितना ख्याल रखते हैं। सर से लेके पैर तक आपके जितने भी सेल्स हैं सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आप किसी न किसी फॉर्म में, एक लाइट के फॉर्म में आपके क्राउन चक्रा से एंटर हो रही है और पूरे सेल्स को पॉजिटिव कर रही है। जो भी अनवांटेड था वो निकल चुका है, जिसकी जरूरत नहीं थी, जो आपको एम्पावर नहीं कर रहा था, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जो रह गया है सिर्फ पॉजिटिव। जब भी आप कंफर्टेबल हो,
आराम से वापस इस रूम में आंख खोलकर लौट सकते हैं जब भी आप कंफर्टेबल हो। जब वापस आए तो दोनों हाथों को रब करें और अपने आईज में, अपने चेहरे पे पॉजिटिव ऊर्जा आप दीजिए। ठीक है, ये हमने सभी अगर आ जाए तो मैं बताऊं। चलिए आप आ जाइए, मैं 30 सेकेंड्स में आ रही हूँ। ओके, सब आ गए। तो हमने बेसिकली क्या किया, आपका कोई भी एक नेगेटिव इमोशन या थॉट जो आपने सोचा था, उसको एक फॉर्म दे दिया, एक कलर दे दिया, एक टेक्सचर दे दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब आपके एस्ट्रल बॉडी में जो भी चार्ज था नेगेटिव, उसको हमने फिजिकल एक फॉर्म दे के फिजिकल बॉडी में लाके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सब वापस से आंखें बंद करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे क्या वो नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट या इंसिडेंट या इवेंट अभी भी वैसे ही आपको परेशान कर रहा है। चलिए, क्लोज योर आईज, फील। अभी इसकी इंटेंसिटी क्या है, पहले जो इंटेंसिटी थी, क्या बराबर इंटेंसिटी है या ना के बराबर है या बहुत कम है? reduce to 40%। ओके, जस्ट एन एपिसोड, नो इंटेंसिटी। यस, इसका पर्पस यही है, आपको वो याद रहेगा बट ट्रबल नहीं करेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। क्या है, अभी मेरे पास ना थोड़ा वीकेंड में भी क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं ये सारा रिकॉर्डिंग टाइम निकाल के अपलोड करके प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो एक साथ दे दूंगी। कल हम मेडिटेशन करेंगे और मुझे कुछ और भी देना है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन वगैरह। मुझे फील हुआ कि कुछ इंक्वायरीज ऐसे आई, कुछ बातें ऐसी निकली कि मुझे लगा कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराना चाहिए। तो हो सके तो कल ही हम इसका हिस्सा बना सकते हैं क्लास का। हाँ, तो ट्रबल नहीं करेगा, इंटेंसिटी इसकी नहीं रहेगी या बहुत कम हो जाएगी या पहले से बहुत बस नजर आएगा, लेकिन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने किसी भी नेगेटिव इमोशन को डिफ्यूज करने के लिए ये टेक्निक खुद से यूज कर सकते
अगर आपके थॉट में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, आप एक बार में एक इंसिडेंट को टारगेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उस इवेंट में जाइए जब वो ऐसा हो रहा था, इंटेंसिटी को बहुत बढ़ाइए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो पेन आपको महसूस होगा, वो फीलिंग आपको महसूस होगी, कुछ नहीं होगा तो कहीं भारीपन लगेगा। जहां पे भी भारीपन लगता है सर के ऊपर या छाती पे या गले में या हाथ में, वहां पे आपको विजुअलाइज करना है, उसको एक शेप देना है, एक फॉर्म देना है, एक कलर देना है, एक टेक्सचर देना है, निकालना है अपने हाथ से, सामने रखना है, या तो टेबल पे रख दीजिए या हवा में रख दीजिए। विजुअलाइजेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ही फॉलो करेगा। फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है और आंखों से दूर जाते हुए देखना है, या अगर ग्लास का बॉल दिख रहा है या ग्लास का कोई शेप दिख रहा है तो उसको तोड़ देना है, उसको डिस्ट्रॉय। आपको डिसाइड करना है कि ये मटेरियल कैसा है। किसी किसी को पानी वाला बबल वाला बॉल दिखता है तो वो उसे पिन से फोड़ दे। डिस्ट्रॉय करना इंपॉर्टेंट है। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये चला जा चुका है, तो ये मेमोरी तो रहेगा आपको, बट ये ट्रबल नहीं करेगा, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी संजीव जी आपकी 40% रिड्यूस हो गई तो इसको फिर से रिपीट कीजिए, मेक इट टू 10-20%। 10-20% अगर आ जाता है तो उसको पूरा डिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये आप नेगेटिविटी को डिफ्यूज करने के लिए, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स इमोशंस कितना भी पुराना हो, कितना भी सबकॉन्शियस माइंड में हो। और अगर एक और प्रोसेस है, अगर आपको याद नहीं है, सपोज बचपन में कुछ हुआ हो बट आपको आज याद नहीं है, तो आप जब विजुअलाइज करेंगे पीछे चले जाते जाएंगे कि आज मेरे साथ क्या हुआ, कल क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, उसके पहले महीने में क्या हुआ था, पिछले साल कैसा था, 10 साल पहले कैसे था, 20 साल पहले कैसे था। ऐसे अगर आप मेमोरी में लेके जाएंगे, इसको टाइमलाइन कहते हैं, आप अपने टाइमलाइन में पीछे ट्रैवल करते जाएंगे, तो आपको वही इंसिडेंट, वही इवेंट्स याद आएंगे जो ध्यान देने लायक है। भले आपको कॉन्शियस माइंड में उसकी मेमोरी नहीं है, बट आपको वो याद आ जाएगा। आप 5 साल के थे तभी भी आपको वो इंसिडेंट याद आ जाएगा। तो इसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, बट आप खुद से अगर करना चाहें तो नेगेटिव इमोशंस के बारे में जब सोच रहे हैं और टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सारे वो इंसिडेंट आपको दिखाई देंगे या सुनाई देंगे, या आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे जो कि नेगेटिव थे आपके लाइफ में। सिमिलरली इसमें हम एक पॉजिटिव वाला भी कराते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव इमोशंस सिमिलर वे में आपको पॉजिटिव क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, एक साल पहले क्या हुआ था, ऐसे करके आप ट्रैवल करते जाएंगे तो सारे हैप्पी मोमेंट्स आपको याद आते जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि अगर स्कूल तक आप स्कूल लाइफ में जाते हैं, अगर आपकी कोई पेंसिल तोड़ देता है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव आपके लाइफ में कुछ ड्रॉबैक नहीं हुआ था कि आपका पेंसिल का टूट जाना, लेकिन आपको किसी टीचर ने थप्पड़ मार दिया हो तो वो इंसिडेंट आपके लिए इवेंट बन जाता है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इवेंट बन जाता है जो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है, किया होता है। तो ऐसे मेमोरीज को, ऐसे नेगेटिव इमोशंस को आप इस तरीके से डिफ्यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव वाले को हम कैसे यूज करेंगे वो हम एंकरिंग टेक्निक में सीखेंगे। एंकरिंग में पॉजिटिव को हमको याद करना होता है। तो ये आप कभी भी मेडिटेशन के दौरान या ऐसे भी आप आंख बंद करके टाइमलाइन में जाइए, पॉजिटिव इवेंट्स को विजुअलाइज कीजिए। तो उसमें से आप पॉजिटिव इवेंट्स नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, उसको याद करके रख सकते हैं। एंकरिंग में हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, कि अपने लाइफ टाइम में आपने कब इतना पॉजिटिव फील किया था, या कब आप इतना खुश थे, या कब आप इतने कॉन्फिडेंट थे। वैसे वाले मेमोरीज आपको इवेंट याद करना है टाइमलाइन में जाके। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन एंड आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं? क्लोज करें फिर? ठीक है, क्या हुआ, सब शांत हो गए नेगेटिव इमोशंस को दूर फेंक के आसमान में?
किसी और के ऊपर डाल के शांत हो गए सब। नेगेटिव इमोशन चले गया ना, इसीलिए हाँ, सुकून में। अभी शांत वातावरण हो गया। निशा जी, जी। ये जैसा अभी हम ये सीख रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ये हम्म। हम अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी, मगर कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं वो मुझे थोड़ा सा, यूज अपने लिए कैसे करें? अपने लिए यूज कीजिए। आप ये टेक्निक को बार बार रिकॉर्डिंग देख के सीख जाइए, दूसरों को भी करवाइए जैसे मैंने करवाया आपको। बेसिकली हमने जो देखा ना, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तो विजुअल सेंस जो हमारा होता है वो हमने विजुअल दिया, उसको शेप दिया, कलर दिया, ठीक है, टेक्सचर से उसका फीलिंग दिया कि वो ग्लास का है या बलून है या किस तरीके का है, ठीक है। फिर अगर इसमें ऑडिटरी तो कुछ नहीं है, आप मुझे सुन रहे थे और उसको एक बेसिकली फॉर्म दे रहे थे, लेकिन काइनेस्थेटिक, वो जो आपका नेगेटिविटी है, वो इमोशन कहीं ना कहीं मूव हो रहा था बॉडी में, कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट हो रहा था, तो वो मूव होके उसको कहीं ना कहीं हमने फोकस किया कि यहाँ पे आप उसको फील कीजिए, तो वो फीलिंग आया काइनेस्थेटिक। और उस टाइम पे जब वो इवेंट पे आप गए होंगे तो कोई इंसिडेंट आपको सुनाई दिया होगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, हो सकता है कि कुछ स्मेल आई होगी, हो सकता है कि कुछ और वाइब्रेशंस आपको आए होंगे, तो सारे ये वैकॉक के जो है हमने उसको एक फॉर्म दिया, कलर दिया, शेप दिया, टेक्सचर दिया, फाइनली वो आपका इमोशन निकल के उसमें आ गया जो आपको परेशान कर रहा था। क्योंकि सब ये थॉट से ही होता है, माइंड से होता है, जितने भी नेगेटिव इमोशन से स्टक है वो एक थॉट प्रोसेस से ही जनरेट हुआ, फीलिंग से जनरेट हुआ। अगर आप खुश रहते तो आपको खुशी वाले थॉट्स आते, आप दुखी है तो दुख दुख व भरे थॉट्स आएंगे, परेशान है तो परेशानी वाले आएंगे, गुस्सा है तो गुस्से वाले आएंगे, गिल्टी फीलिंग कर रहे हैं तो गिल्ट वाले आएंगे। और वो कहीं ना कहीं इमोशंस कहीं ना कहीं बॉडी में आपको बीच बीच में ट्रबल कर रहा होता, हमने उसको इंटेंसिटी को एम्पलीफाई किया। अगर आप नॉर्मली जी रहे हैं तो वो आपको परेशान वैसा नहीं करेगा, जिस तरीके से करेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि इस वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो उसको हमें बाहर निकालना होता है, तो उसको इंटेंसिटी को फील करना है, उसको बहुत ज्यादा उछलने देना है, कूदने देना है, ताकि अब उसका टाइम आ गया बाहर निकलने का। तो इससे आप नेगेटिव इमोशंस को डिफ्यूज कर सकते हैं। कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, कोई नेगेटिव थॉट है, जैसे किसी किसी को बार बार कुछ सपने में दिखाई देता है या वो याद रह जाता है, वो ट्रबल करता है, तो वो भी एक नेगेटिव इमोशन है जो आपको बार बार याद कर रहा है, एक नेगेटिव चीज है जो आपके साथ हो रही है। या फिर आपको कोई बचपन का इंसिडेंट है जो बार बार ट्रबल करता है, ऐसा कोई इंसिडेंट है, या तो कुछ और फीचर्स जैसे कि आपको एंजाइटी है, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको एंजाइटी होती है या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है, तो किस टाइप के इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं नेगेटिव, जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ इमोशंस है जो हमको नेगेटिव क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। उसको भी आप इंसिडेंट को याद करके उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। हाँ युक्ति जी कुछ। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, वो जो हमने नेगेटिविटी वाला जो अभी मेडिटेशन करा, इज इट अ ईएफटी टेक्निक? नहीं, ईएफटी नहीं है। ईएफटी में बॉडी के टैपिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पे। हाँ, ईएफटी में क्या होगा ना, वो एस्ट्रल बॉडी को, मतलब एंटिटीज होते हैं ना, कुछ एंटिटीज जो कहाँ से है हमको पता भी नहीं, पास्ट लाइफ से है, इस लाइफ से है। तो मैं एक और, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बताती हूँ। जब हम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जब इमोशंस हमारे थोड़े नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो हम क्या फील कर रहे होते हैं ना, जैसे हमारे आसपास, जैसे भगवान है तो स्पिरिट्स भी है ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई डूब डूब के मर गया, ठीक है, तो जब वो डूब के मरा तो उस नदी में या उस पॉन्ड में या जो भी वाटर बॉडी है, वहां पे जितने भी वहां पे ऐसे एक्सीडेंटली गए होंगे, उनके स्पिरिट को वो साथ ले लेता है। ऐसे ही अगर हमारा थॉट प्रोसेस वैसे ही फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करता है, अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, देखो मुझे कोई नहीं समझता, ठीक है, तो मेरे आसपास ऐसी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी, वैसे एंटिटीज अट्रैक्ट हो जाएंगे आसपास के सराउंडिंग से, जो इस फीलिंग के साथ चले गए। फिर मौका देखेंगे कि जब मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो वो मेरे अंदर भी आ सकते हैं।
तो EFT EET में हम ये सारी चीजों को भी उनका रास्ता दिखाते हैं कि आप चले जाओ, ऐसे आप देख लो कि आप चले गए हो, अब ये बॉडी से जाओ। तो वो EFT के बाद EET होता है, और इसमें फिर आगे जाना चाहें तो हम इसको आगे पूरा डीप रूटेड लेवल तक ले जाके, पास्ट लाइफ ले जाना है तो पास्ट लाइफ, करंट लाइफ है तो करंट लाइफ, कहाँ पे इंसिडेंट, मतलब सामने वाला क्लाइंट खुद बताता है ये सारा, उसको भी नहीं पता होता है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में पहले से था। तो EFT EET अलग है, ये एक सिंपल NLP का टेक्निक है, ये सिंपल NLP का टेक्निक है नेगेटिविटी डिफ्यूज करने का। ठीक है, मेरे को EFT का फुल फॉर्म नहीं आ रहा, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार बता दो। मेबी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम वर्ड टेक्निक। नहीं आ रहा। और EET होता है इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक। इसमें मैंने शायद बताया है, पिछले फर्स्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बोला है शायद। कोई क्वेश्चन था? निधि जी का क्वेश्चन था शायद। एक्सक्यूज हाँ हाँ निधि जी बोलो। मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए जो आपने लास्ट एक्सप्लेन किया है एंटिटी वाला। एंटिटी वाले में इंटरेस्ट आ रहा है आपको? ठीक है, देखिए, अगर मैं सोच रही हूँ नेगेटिव इमोशंस है मेरे अंदर ना, तो क्या होता है, हर एक इंसान कुछ एक टाइम पे एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा होता है। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हमारे थॉट प्रोसेस से होती है। मैं जो सोच रही हूँ, मेरा जो मेंटल स्टेट हम्म, है, वही मेरा फिजिकल स्टेट बन जाएगा। जैसे जो डिप्रेशन में रहेंगे वो क्या एक्टिव नजर आएंगे? वो हम्म, नाचते गाते नजर नहीं आएंगे। और अगर उनको आप ऐसे राइट। एक्टिविटी करने दे दीजिए कि अगर कोई डिप्रेशन में, उसको तो जबरदस्ती धक्का देके हम्म, चलो अब एक्सरसाइज करो, चलो अभी डांस करो, अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह या उनको बॉडी फिजियोलॉजी को चेंज कर दे तो ऑटोमेटिकली उनका मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो जो रेगुलर राइट। एक्सरसाइज कर रहा है वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। हम्म, तो सिमिलरली हम मेंटल स्टेट में अगर लो फ्रिक्वेंसी में है, तो हमारा बॉडी भी वैसे ही बिहेव हम्म, करने लगता है। तो हमारे बॉडी के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं जिसको ऑरा कहते हैं। वो ऑरा एक ओके, रेडिएशन, एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होता है, तो उससे फिर ओके, अट्रैक्ट होती है वैसी एंटिटीज। ओके। और आपका अगर नेगेटिव एंटिटीज। हाँ, नेगेटिव एंटिटीज, अगर नेगेटिव इमोशंस है, तो पॉजिटिव है तो आपके पास तो गाइड है ही है, स्पिरिचुअल गाइड्स है, हम्म, एंजल्स हैं, सभी तो है पास में। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो वैसे एंटिटीज हम्म, अट्रैक्ट हो जाएंगे जिनके इमोशंस और जिनके फीलिंग्स आपसे मैच कर रहे हैं। फिर ओके। वो, उनको घर की तलाश होती है ना। वो तो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, कहाँ भागना है, कहाँ रहना है। फिर तो ये उनको एक, हर जगह होती है एंटिटीज? हर जगह ये होती है, आप, अच्छा। सराउंडिंग में होती है। आपका वाइब्रेशन जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट कर रहा होता है, ऑरा एमिट कर रहा होता है, हम्म, वैसे फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलरली हम इसको एंटिटी लेवल पे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि आप जिस ओके। थॉट प्रोसेस के साथ में जी रहे हैं वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। हम्म, आप अगर राइट, राइट। नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं तो परेशान होने वाले आपको 4 लोग कॉल कर लेंगे, वही परेशानी लेके जो आप गुजर रहे हैं। हम्म, और आप अगर खुश हम्म, हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे, वो भी अपनी खुशी शेयर करेंगे, आप भी अपनी खुशी शेयर करेंगे, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये हम फिजिकल बॉडी के हिसाब से भी ये सेम लॉजिक है, एस्ट्रल एंटिटीज के हिसाब से भी सेम लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी, सभी बॉडी के हम्म, फ्रीक्वेंसी होते हैं। ओके। हमारा थॉट थैंक प्रोसेस यू। डिसाइड करता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी का स्टेट डिसाइड करता है। स्टेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कल इसको मैं और ओके, इलाबोरेट करूंगी, एंटिटीज को नहीं, फिजिकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट। और कल हम न्यूरोलॉजिकल ओके मैम, लेवल्स थैंक करेंगे। यू। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स करेंगे। और फिर अगले दिन, परसों, हम एंकरिंग करेंगे। व्हील ऑफ लाइफ एंड एंकरिंग। व्हील ऑफ लाइफ जस्ट इंट्रोडक्शन, एंकरिंग का पूरा मेटाफिजिक्स ऑफ डिजीजेस। अच्छा हाँ, आपने पढ़ा हुआ है डॉक्टर आरती। चलिए फिर कल मिलते हैं 2 बजे। बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग स्टॉप। थैंक यू।